नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। पिछले कई महीनों से हम कह सकते हैं कई सालों से जो है बांग्लादेश की जो हालत है वो किसी से छिपी नहीं है। और फरवरी में वहाँ पे तख्ता पलट होता है और उसके बाद जो है शेख हसीना भारत आ जाती है, वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उस वक्त। इसके बाद से जो है वहाँ पे कई सारी पार्टियां आई जो कि जब शेख हसीना भारत आई उस वक्त एक पार्टी बनी थी जिसका नाम था एनसीपी, नेशनल सिटीजन पार्टी। ये पार्टी पहले तो ये कहा गया था कि युवाओं के लिए है, लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं तारिक हसन की। तारिक हसन वो व्यक्ति हैं जो जिनके परिवार का नाम जो है बांग्लादेश के इतिहास में या हम कह सकते हैं बांग्लादेश की हिस्ट्री में सबसे ताकतवर परिवारों में से एक है। कहा यह भी जा रहा है कि जिस बात का अंदेशा था वो बात सच हो गई है, क्योंकि बांग्लादेश में दो कट्टरपंथी जो पार्टियां थी वो उन्होंने ऑफिशियली हाथ मिला लिया है, जिसमें से एक का नाम है नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी और दूसरी जो है वो बांग्लादेशी जमाते इस्लामी, जिसको शॉर्ट में बीजीआई भी बोलते हैं। इन दोनों पार्टियों के बीच में जो है गठबंधन हो गया है। और ये जो फरवरी 2026 आने वाली फरवरी जो है इसमें जो वहां पर आम चुनाव होने हैं, ये कहा जाता है कि दोनों चुनाव जो हैं ये पार्टियां साथ में लड़ने वाली हैं। एनसीपी की अगर स्थापना की बात की जाए तो फरवरी 2025 में इसकी स्थापना हुई थी और अभी इसको एक साल पूरा नहीं हुआ है, लेकिन वहां की जो टॉप पार्टियों में से एक पार्टी एनसीपी भी है, क्योंकि इसी पार्टी ने जो है शेख हसीना को गद्दी से हटाया था। और इस पार्टी को बनाने वाले जो छात्र नेता थे वो वही छात्र नेता थे जिन्होंने जो है शेख हसीना को गद्दी से हटाया था। तब ये कहा गया था कि ये जो पार्टी है ये नौजवानों की पार्टी है और ये पार्टी जो है वो बांग्लादेश को आगे लेकर जाएगी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल ही उल्टा है। वो कैसे, हम आपको बता दें कि शुरुआत से ये देखा जाने लगा था कि एनसीपी पर जो है बांग्लादेशी जमाते इस्लामी, ये जो बीजीआई थी, उसकी छाप दिखने लगी थी। जमात वो पार्टी थी जिसके नेताओं ने मुक्ति संग्राम में बांग्लादेश का साथ दिया था। इस पार्टी के जो कई नेता हैं उनका नाम बलात्कार और नरसंहार जैसे अपराधों में भी शामिल रहा है। बांग्लादेश बनने के बाद जो जमाते इस्लामी थी इसको बैन कर दिया गया था, लेकिन कुछ समय बाद वो नए नाम से वापस लौटी, जिसके बाद उसने अपने नाम के आगे बांग्लादेश जोड़ लिया था। पार्टी ने अपने नाम के आगे बांग्लादेश तो जोड़ लिया था, लेकिन उसका जो पाकिस्तान कनेक्शन और पाकिस्तान प्रेम जो था वो कभी खत्म नहीं हुआ। जमात को जो है बांग्लादेश में सरकार चलाने का मौका भी मिला। उसको लाखों की संख्या में जो है ये कहा गया कि समर्थक भी मिले, क्योंकि अगर समर्थक ना मिलते, अगर वहां पे उनका वोट बैंक ना होता, तो जो ये पार्टी है इसने लगभग 10 से 12 साल तक वहां पे राज किया। तो इसको राज करने का मौका तो मिला, लेकिन उसने इसका इस्तेमाल जो है बांग्लादेश को बेहतर करने के बजाय, बांग्लादेश को आगे बढ़ाने के बजाय जो है पाकिस्तान से कनेक्शन और करीबी बढ़ाने में ज्यादा किया। और ये कहा जाता है कि पॉलिटिकली भी और आइडियोलॉजिकली भी ये देखा गया। जबकि बांग्लादेश पाकिस्तान से लड़ने के बाद ही अलग मुल्क बना था। इससे आप इस बात पर विचार कर सकते हैं कि पार्टी की विचारधारा जो है वो क्या रही होगी। ये गठबंधन इसलिए भी रोचक है क्योंकि बांग्लादेश ने जो है जो नेशनलिस्ट पार्टी के अंतरिम चेयरमैन जो हैं तारिक हसन, वो बांग्लादेश वापस लौट आए हैं। सितंबर 2008 से जो हैं वो निर्वासन में रह रहे थे, मतलब लगभग 17 सालों से वो बांग्लादेश की धरती पर उन्होंने कदम नहीं रखा। इस दौरान उनकी जो मां खालिदा जिया थी वो पार्टी चला रही थी। और बांग्लादेश की राजनीति में हमने आपको पहले शुरू में ही बताया कि खालिदा जिया का जो कद है वो बहुत ऊंचा है, क्योंकि वो लगभग 2 से 3 बार प्रधानमंत्री रही हैं। इस बार के चुनाव में जो है
उनकी वापसी तय मानी जा रही थी कि इस बार वो प्रधानमंत्री बनती, लेकिन पिछले 1 महीने से वो वेंटिलेटर पर थी और 30 दिसंबर 2025 को उन्होंने आखिरी सांस ली, उनका देहांत हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है उनके निधन पर गहरा शोक जताया। खालिदा जिया की गैर मौजूदगी में ये देखा गया कि बीएनपी जो है उसका पड़ला कमजोर पड़ जाएगा, वो सरकार नहीं बना पाएगी। लेकिन जब ये देखा गया कि तारिक हसन जो है वो बांग्लादेश वापस आ रहे हैं, तो पार्टी में जान आ गई। उनकी रैलियों में भी ये देखा जा रहा है कि लाखों की भीड़ आ रही है और उन्हें बांग्लादेश का प्रिंस कहा जाने लगा है। एक तरफ तो उन्हें बांग्लादेश का डार्क प्रिंस भी कहा जा रहा है। कई सारे सवाल हैं जो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला ये है कि क्या इस राजकुमार को गद्दी नसीब होगी। दूसरा सवाल यह है कि तारिक रहमान की असली कहानी क्या है। तीसरा सवाल यह है कि उनकी वापसी का जो चुनाव पर असर है वो कैसा दिखेगा। एनसीपी और जमात के गठबंधन के मायने क्या हैं। और पांचवा सवाल ये है कि बांग्लादेश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, ये भी वो तय करेंगे। और भारत के लिए जो स्थिति नाजुक है वो क्यों है, ये सारी सवाल जो है इसमें मिल जाएंगे। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 25 दिसंबर 2025। जगह लंदन का हिथरो एयरपोर्ट। 60 साल का एक शख्स जो है वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ बांग्लादेश के एक विमान में सवार होता है। जब वो शख्स बांग्लादेश के विमान में सवार होता है तो वैसे तो देखा जाए वो एक आम यात्रा थी, लेकिन उस शख्स के बैठते ही बांग्लादेश और उसके आस पड़ोस के जो देश थे वहां पर हलचल तेज हो जाती है। और उसका जहाज जब हजरत शाह जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरता है तो बाहर जो भीड़ खड़ी हुई थी वो नारेबाजी करना शुरू कर देती है। जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकलता है तो लोगों का हुजूम जो है कई गुना बढ़ चुका था। इसके अलावा ये देखा गया कि उनको एक बुलेट प्रूफ बस में बिठाया गया और कुछ किलोमीटर की जो यात्रा थी उसको पूरा करने में कई घंटे लग गए। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके लिए बांग्लादेश में लोग जो है वो कितने पागल थे। वो शख्स ना किसी मुल्क का राष्ट्रपति है, वो शख्स ना किसी मुल्क का प्रधानमंत्री है, उस शख्स ने किसी खेल में गोल्ड मेडल भी नहीं जीता। उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे उसको हीरो माना जाए। और कुछ समय पहले तक तो ये देखा गया कि उसके खिलाफ बांग्लादेश में कई सारे कोर्ट केसेस चल रहे थे। उसने 17 बरस से जो है बांग्लादेश की धरती पर कदम नहीं रखा है, फिर भी उसके स्वागत में जब इतनी भीड़ थी तो ये कल्पना से परे है। और ये शख्स कोई और नहीं, जैसा कि हमने बताया, ये शख्स तारिक रहमान था। तारिक रहमान की पैदाइश अगर देखा जाए तो 1965 की है, तब बांग्लादेश बनने में जो है 6 साल का वक्त बाकी था। तारिक के पिता जो जियाउल रहमान थे वो आर्मी में अफसर थे। उनकी पोस्टिंग जो है पाकिस्तान के कराची के क्वेटा में हुई थी। वो अपने परिवार को भी साथ में ले गए थे, लेकिन 1969 में जो है उन्हें पूर्वी पाकिस्तान वापस भेज दिया गया। उसके बाद जो है 1971 आता है, पूर्वी पाकिस्तान में आजादी की मांग उठती है और तब जियाउर रहमान ने जो है पाक आर्मी के खिलाफ विद्रोह किया। और पाक आर्मी के खिलाफ विद्रोह करने के बाद उन्होंने मुक्ति वाहिनी का साथ दिया, मुक्ति वाहिनी के साथ लड़े और इसका खामियाजा जो है उनके परिवार को भुगतना पड़ा। एक खामियाजा ये था कि उनके परिवार को जो है नजरबंद कर दिया गया और फिर 1971 में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी और फिर इसी शिकस्त के दौरान जो है जो पूर्वी पाकिस्तान था वो अलग होता है और बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश बनने के बाद जो जियाउर रहमान थे उनको प्रमोशन मिला। 1975 तक वो जो है सेना की टॉप लीडरशिप तक पहुंच चुके थे। उसी साल अगस्त में जो राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान थे उनकी हत्या कर दी जाती है
और नई सरकार उन्हें जो है आर्मी चीफ बना देती है। लेकिन जो जियाउर रहमान थे वो अभी भी उनकी इच्छा, या हम कह सकते हैं शांत नहीं हुई थी, तृप्त नहीं हुई थी। 1977 में जो है उन्होंने राष्ट्रपति की कुर्सी भी अपने नाम कर ली। अब एक हिसाब से देखा जाए तो जियाउर रहमान जो है वो मुल्क के सर्वेसर्वा हो चुके थे। उनका परिवार जो है बांग्लादेश में सबसे ताकतवर हो चुका था। तारिक रहमान इसी परिवार के सदस्य थे। उनका बचपन सत्ता के केंद्र में बीता था, लेकिन यह महल उस वक्त अचानक ध्वस्त हो गया जब 1981 में उनके पिता जियाउर रहमान की हत्या कर दी गई, असैसिनेशन कर दिया गया। और तब तारिक जो थे वो महज 16 बरस के थे। जियाउर रहमान की हत्या से बीएनपी का अस्तित्व जो है वो खतरे में दिख रहा था। नए शासक जो हैं वो बीएनपी को मिटाने के लिए तैयार थे, लेकिन तारिक की मां जो थी खालिदा जिया, उन्होंने मोर्चा संभाला, उन्होंने मोर्चा अपने हाथों में लिया और उन्होंने न केवल बीएनपी की कमान संभाली बल्कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप हटाने के लिए जो है आंदोलन चलाया। और इसमें उन्हें आवामी लीग की जो शेख हसीना थी उनका साथ मिला। आखिरकार 1990 में लोकतंत्र का रास्ता साफ हो गया। 1991 में आम चुनाव कराए गए और इस चुनाव में जो है बीएनपी को जीत मिली और खालिदा जिया प्रधानमंत्री बन जाती। इस वक्त तक तारिक रहमान पढ़ाई लिखाई छोड़ चुके थे। उन्होंने अपना बिजनेस संभालना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी भी उनका ज्यादातर समय जो है वो पार्टी में बीतने लगा। खालिदा जिया के पहले कार्यकाल में उनकी भूमिका सीमित थी। फिर 1996 में बीएनपी जो है वो सत्ता से बाहर हो जाती है। इसके बाद तारिक ने जो है पार्टी को मजबूत करने पर ध्यान दिया। उन्होंने शेख हसीना के खिलाफ माहौल बनाया, दूसरी पार्टियों से बीएनपी के साथ जोड़ने की मुहिम शुरू की और यही कोशिश काम कर गई। 2001 में गठबंधन ने प्रचंड बहुमत, बीएनपी गठबंधन जो था उन्होंने प्रचंड बहुमत हासिल किया। और फिर होता क्या है कि इस नतीजे ने पार्टी में तारिक रहमान का जो कद था वो ऊंचा कर दिया। 2002 में उन्हें पार्टी का सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल बनाया गया, लेकिन हकीकत में उनकी ताकत कहीं ज्यादा थी। दरअसल 2001 से ही तारिक रहमान हवा महल चलाने लगे थे। हवा महल क्या है? हवा महल जो है वो उनकी मां खालिदा जिया, जो कि वहां की प्रधानमंत्री थी, उनका ऑफिस था, लेकिन इस पर तारिक हसन का कब्जा था। आरोप लगते हैं कि वो यहाँ आरोप तो ये भी लगते हैं कि वो यहां से पैरेलल सरकार चलाते थे। लोकल कंपनियों को उन्हें घूस देना कंपलसरी था। इतना ही नहीं, विदेशी कंपनियों को भी बांग्लादेश में काम करने के लिए तारिक को पैसा खिलाना पड़ता था। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में उनका हिस्सा फिक्स होता था। इसके अलावा तारिक पर मनी लॉन्ड्रिंग, सरकारी फंड्स में गबन, पैसे के बदले फेवर पहुंचाने के आरोप भी लगे। वो सरकार में किसी पद पर नहीं थे, फिर भी उनके पास जो है प्रधानमंत्री के बराबर शक्ति थी। इसी वजह से उन्हें जो है डार्क प्रिंस कहा जाने लगा था। फिर अप्रैल में चटगांव में 10 ट्रक हथियार बरामद हुआ। पता चला ये हथियार भारत की कुछ जो प्रतिबंधित गुट थे उन तक पहुंचाया जा रहा था। इस मामले में तारिक हसन का नाम आया। इसके बाद अगस्त 2004 में शेख हसीना की एक रैली में बम धमाका हुआ, जिसमें 24 लोगों की मौत हो जाती है और 300 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं, जिसमें शेख हसीना भी शामिल थी। ये आरोप भी तारिक हसन पर लगते हैं। इस सब के बावजूद जो है तारिक हसन के सितारे जो थे वो बुलंद थे, कोई उनको रोकने वाला नहीं था। इस तरह उनको शिकंजा कसने का मौका मिला और उन्होंने अपने जो राजनीतिक विरोधी थे उनको परेशान करना शुरू कर दिया। बांग्लादेश में यूएस एम्बेसी और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं लगातार उनकी करतूतों के बारे में आगाह कर रही थी, मगर निजाम की जो चाबी थी वो तारिक के हाथों में थी। और जब चाबी ही तारिक के हाथों में थी तो सजा उनको बांग्लादेश में कौन देता। लेकिन 2006 में ये गलतफहमी उस समय टूट गई
जब सेना ने केयर टेकर सरकार बना दी और इस सरकार ने तारिक रहमान की फाइलें खोलने का आदेश दे दिया। उधर अमेरिका और सिंगापुर में भी जांच शुरू हुई, एक एक कर गुना सामने आने लगे। फिर मार्च 2007 में तारिक को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ केस मजबूत था, सबूत पर्याप्त थे, सजा मिलनी तय थी। लेकिन सितंबर 2008 में मेडिकल ग्राउंड पर उनको जमानत मिल गई। जेल से निकलते तारिक रहमान इलाज के बहाने लंदन गए। उसके बाद उन्होंने वापस आने का नाम ही नहीं लिया। उनके जाने के कुछ महीने बाद बांग्लादेश में चुनाव हुए। इसमें आवामी लीग को जीत मिली। आवामी लीग ने इसके बाद लगातार 3 चुनाव और जीते। आवामी लीग की सरकार ने तारिक हसन और खालिदा जिया के खिलाफ जो है नए सिरे से जांच बिठाई। 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग में 7 साल की सजा सुनाई। 2018 में ग्रेनेड अटैक केस में उम्र कैद की सजा और 2018 में अनाथ आश्रम के फंड में गबन में दोषी करार दिया गया। खालिदा जिया को इस वजह से जेल जाना पड़ा, लेकिन तारिक हसन जो थे वो लंदन में थे, इस वजह से उनको जेल जाना नहीं पड़ा। वो अपनी पार्टी को लंदन में बैठकर चला रहे थे। 2018 में बीएनपी का कार्यवाहक अध्यक्ष ने बना दिया गया और फिर आता है अगस्त 2024 में शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया और उनको भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी। यहीं से जो है तारिक हसन के सितारे बुलंद होना फिर से शुरू हो जाते हैं। तारिक हसन पर जितने भी केस थे वो सारे मामलों को सुप्रीम कोर्ट बांग्लादेश का हटा देता है, उनको सारे मुकदमों से बरी कर दिया जाता है। तारिक हसन बांग्लादेश पहुंचते, अपनी मां से मिलते हैं। 19 साल बाद वो जो है अपने पिता के स्मारक पर जाते हैं, रैलियां करते हैं, लाखों की भीड़ रैलियों में आती है और वो मुल्क के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक बन जाते हैं। तो ये कहानी है तारिक हसन की। आगे क्या होगा, जैसे जैसे खबरें आएंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।